Hello everyone, in 12th Commerce SP lecture, we are starting chapter number 9 today, depository system. So let us start with the introduction first. In your textbook on page number 127, you will find chapter number 9, depository system. So what is depository and what this system is all about, we will learn in this particular chapter. First of all, let us take some introduction part of this. देखो पहला वर्ड यहाँ पर आपके सामने है डिपॉजिटरी. विच वर्ड यू हैव? डिपॉजिटरी. राइट. सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिटरी? तो कुछ हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा पहले. आई कैन से जब शेयर्स का डीलिंग स्टॉक मार्केट वगैरह सब स्टार्ट हुआ तो सारे प्रोसेस मैन्युअली थे. ठीक है. और यू गेट अ सर्टिफिकेट व्हेन यू परचेज अ शेयर और एनी सिक्योरिटी. डिबेंचर परचेस करो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट. शेयर परचेस करो, यू विल गेट शेयर सर्टिफिकेट. ठीक है. तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट होता था ये फिजिकल फॉर्मेट में होता था. किसमें? फिजिकल फॉर्मेट. तो वो जो पर्टिकुलर फिजिकल फॉर्मेट है जस्ट लाइक दिस. ठीक है. उसमें टाइटल लिखा होता था शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट. और हमने इसके नियम वगैरह सब पढ़े हुए हैं. जैसे ही आपने शेयर परचेस किया विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स के अंदर क्या होना चाहिए? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर होल्डर तक पहुंच जाना चाहिए. और फिर हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर भी देखा कि अगर ये पर्टिकुलर शेयर आपको ट्रांसफर करना है तो एक ट्रांसफर प्रोसीजर होता है. उसके अंदर आपको शेयर ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसको हम बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. क्या बोलते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. ये फिलअप करके आप किसे सेंड करते हो? कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंड करते हो. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सैंक्शन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया जाता है. बट ये पूरे प्रोसीजर में 1 मंथ से 1.5 मंथ इतना लग जाता था. स्टार्टिंग के प्रोसीजर की मैं बात करता हूँ. कितना पीरियड लग जा रहा है? 1 मंथ से 1.5 मंथ. तो देखो स्टार्टिंग में आपको कितना मंथ लग गया? 3 मंथ लग गया सर्टिफिकेट मिलने में. फिर अगर आपको इसको सेल करना है तो कितना टाइम लग जा रहा है? 1 मंथ और 1.5 मंथ. और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे. फॉर एग्जाम्पल कि सपोज ये जो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास था ये गुम हो गया, है ना, क्योंकि फिजिकल फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में आपके पास है, वो गुम हो गया तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था. आपको फिर जाकर के डुप्लीकेट बनवाना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी. दूसरी बात, अगर आपके पास रखे रखे ये खराब हो गया, है ना, मतलब फेडेड हो गया, बारिश हुआ पानी में गल गया, मल्टीलेटेड हो गया, टॉन हो गया, फट गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस इसके साथ हो सकते हैं और होते थे. ये सब प्रॉब्लम था. तो यहाँ पर आपने कभी किसी को ट्रांसफर किया, लेटर के थ्रू भेजा, रॉन्ग डिलीवरी होगी, भेजना था ए को, चला गया बी को, तो उसका ट्रेसिंग मुश्किल हो जाएगा. कभी कभी ये जो टाइम पीरियड दिया है इस पीरियड में पहुंच नहीं पाता था, कंपनी ने तो भेज दिया लेकिन आप तक पहुंचा नहीं. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे. और उसके साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम होता था फॉर्जरी का. किसका? फॉर्जरी. फॉर्जरी क्या होता है? कोई नकली सिग्नेचर करके आपके डॉक्यूमेंट अपने नाम पे कर ले. फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड है, उसने क्या किया, आपका ये शेयर सर्टिफिकेट चुरा लिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में आपके फॉर्ज साइन, नकली साइन करके उसने अपने नाम पे करवा दिया. हो सकता है, पॉसिबल है. तो ऐसा बहुत सारा लिमिटेशन फिजिकल फॉर्मेट में होता था. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था टाइम का. किसका? टाइम. बिकॉज इन द शेयर मार्केट एक्चुअली टाइम इज मनी. टाइम इज मनी. क्योंकि यहां पर ऑन सेकेंड्स
देयर इज अ चेंज इन प्राइस। सेकंड टू सेकंड बेसिस पे प्राइस में क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। और ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा नहीं कि उसका अमाउंट ब्लॉक हो जाए। मैंने सपोज 5 लाख रुपीस किसी कंपनी में लगाया है, उसके मार्केट के प्राइस गिर रहे हैं, मुझे उसको सेल करके दूसरे प्राइस की जो दूसरे कंपनी का जो शेयर है उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बट इसमें तो 3 महीने लग रहे हैं, 1.5 महीने लगे हैं ट्रांसफर करने में, मैं बेचूंगा कब, पैसा कब आएगा और दूसरे कंपनी में लगाऊंगा कब, तब तक तो मेरा 30 डेज का 1 मंथ का पीरियड चला जाएगा। तो मेरा अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जा रहा था। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया ईरा आया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर एंड आईटी सेक्टर। हमने ये सिस्टम को अडॉप्ट किया फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में जो डेवलप्ड नेशन है वहां के स्टॉक एक्सचेंज में ये पहले से था। तो हमने भी क्या किया, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के पैरेलल आने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करने के लिए हमने भी उस सिस्टम को अडॉप्ट किया, ताकि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या कर किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कहां से मिलता है, डिपॉजिटरी सिस्टम। तो क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे, इसको हम डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो आइए स्टार्ट करते हैं डिपॉजिटरी के इंट्रोडक्शन से। So here we can see in the introduction what they have given. Securities can be held in two modes. आपके पास जो सिक्योरिटी, अभी सिक्योरिटी किसको बोलते हैं, जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके पास है। फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो सिक्योरिटी कौन सी आएगी, शेयर सर्टिफिकेट। अगर आपने डिवेंचर परचेस किया है तो आपको सिक्योरिटी क्या मिलेगी, डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो उस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी मतलब यहां पर इंस्ट्रूमेंट आ गया। क्या आ गया, इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, दो मोड्स हैं। क्या मोड्स हैं, एक तो फिजिकल मोड, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पेपर फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में आपके घर पे सर्टिफिकेट आएगा। और दूसरा क्या बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, इन द सेंस नंबर्स रहेंगे आपके पास। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, जो कि है हमारा करेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको 5,000 रुपीज पे करना है तो मैं आपको 5,000 रुपीज कैश में दे सकता हूं। अगर मैंने कैश आपको दिया 5,000 रुपीज तो ये हो जाएगा फिजिकल फॉर्म। विच फॉर्म, फिजिकल फॉर्म। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इंस्टेड ऑफ पेइंग इन कैश मैं आपको ई वॉलेट के थ्रू पे करना चाहता हूं। ई वॉलेट इन द सेंस गूगल पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, अमेजॉन पे से, फोन पे से, कोई भी एप्लीकेशन मैं यूज करके आपको 5,000 पे कर रहा हूं। तो सपोज मैंने फोन पे का एप्लीकेशन यूज किया या गूगल पे का एप्लीकेशन यूज किया या अमेजॉन पे का एप्लीकेशन यूज किया, पेटीएम यूज किया और उसके थ्रू आपको आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज ट्रांसफर किए। तो जब आपको ये 5,000 रुपीज मिलेंगे, आपने शायद ही कभी ये ट्रांजेक्शन अगर किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ये जो ई वॉलेट से पेमेंट कैसे होता है। आप देखेंगे कि आपको अपने एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि 5,000 रुपीज रिसीव्ड। और वहां पर जब आप वो एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं तो आपको क्या लगता है, वहां पर आपको करेंसी नोट दिखाई देगी या सिर्फ नंबर दिखाई देंगे 5,000 रुपीज करके, क्या दिखाई देगा, ओनली नंबर्स यू कैन सी, 5,000 रुपीज। वहां पे मैंने कोई करेंसी ट्रांसफर नहीं की है। यस और नो? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इन द सेम वे, इन द सेम वे जब हम शेयर्स का डीलिंग करते हैं या शेयर परचेस सेल करते हैं तो उसके दो मोड्स हो सकते हैं। एक मोड है जो फिजिकल मोड, आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर टाइप में फॉर्मेट मिल जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब आपके डीमेट अकाउंट में आपको नंबर दिखेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर्स हैं। बिरला कंपनी के आपके पास 100 शेयर्स हैं, रिलायंस कंपनी के आपके पास 500 शेयर्स हैं, तो आपको वहां पर नंबर्स दिखाई देंगे। गेटिंग इट?
तो यहां पर ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को फिजिकल मोड में हैंडल करना मतलब क्या है, इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट, इट हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेज। देखो यहां पर कैसा है ना, आप डीमेटेरियलाइजेशन चैप्टर जब भी रीड करोगे बाहर करोगे, हमेशा आपको जो फिजिकल फॉर्मेट है ना उसके डिसएडवांटेज की बात करना है। किसकी बात करना है, डिसएडवांटेज, क्योंकि उसके डिसएडवांटेज की वजह से ही हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन हमने स्टार्ट किया। उसमें लिमिटेशंस था, उसमें प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हमने क्या स्टार्ट किया, डीमेटेरियलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमको उसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, डिसएडवांटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रिस्क, जब आप फिजिकल फॉर्मेट में डील करते हो देयर इज अ रिस्क। विच रिस्क यू हैव, सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, गुम हो सकता है, डैमेज्ड, टॉर्न, फट सकता है, डैमेज हो सकता है, फट सकता है, स्टोलन, चोरी हो सकता है, मिसप्लेस्ड, आपने कहां रख दिया भूल गए, ड्यूरिंग द ट्रांजिट, मतलब आपने जब भी ट्रांसफर करने के लिए यहां से वहां आपने कोई शेयर सर्टिफिकेट भेजा तो उस रास्ते में वो गुम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, फट सकता है, चोरी हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर। दूसरा, एफर्ट इन डुप्लीकेटिंग, चलो गुम गया और आप उसको डुप्लीकेट कराना चाहते हो तो कितना ज्यादा एफर्ट लेना पड़ता है। आप ऐसा समझ लो कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट था, आपको सर्टिफिकेट मिला था बोर्ड के तरफ से कि आपने 10th स्टैंडर्ड एसएससी क्लियर किया है, और वो सर्टिफिकेट गुम गया तो आप क्या करेंगे, आपको जाके स्कूल में बात करना पड़ेगा, लेटर सबमिट करना पड़ेगा, मुंबई बोर्ड को लेटर लिखना पड़ेगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा कि रियली आप स्टूडेंट थे, आपने पास किया कि नहीं किया, रजिस्टर ओपन वो लोग करके देखेंगे, ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, उसके बाद जाकर के आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू, सॉरी डुप्लीकेट बोर्ड सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उस पर लिखा जाएगा दिस सर्टिफिकेट इज डुप्लीकेट वन। कितना लंबा प्रोसेस है। ऐसे यहां पर भी जब आप शेयर सर्टिफिकेट खो देते हैं तो उसका डुप्लीकेट बनवाने में बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट एंड मनी। टाइम भी जाता है, मेहनत भी जाती है, पैसा भी जाता है। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी अलॉट करने में बहुत टाइम चला जाता है। कभी कभी हमने देखा कि अगर आईपीओ हुआ है, नया कंपनी से आप शेयर परचेस कर रहे हैं तो उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया सर्टिफिकेट पहुंचाने के लिए, और अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 2 महीने के अंदर शेयर होल्डर के पास, न्यू शेयर होल्डर के पास शेयर सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए। तो यहां पर जो 3 महीना 2 महीने का पीरियड आपको बताया जा रहा है, इट्स टू लॉन्ग पीरियड, और उसमें भी कभी कभी क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम लग जाता है। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन करना है, इसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी एज इट इन्वॉल्व एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, बैड डिलीवरी मतलब रॉन्ग डिलीवरी हो गई, भेजना था ए के पास चले गया बी के पास, है कि नहीं। Delivering certificates which are torn, forged, etc. creates problems in buying and selling of security. So ऐसे securities जो multilated हो गए हैं, फट गए हैं, है ना, या नकली सिग्नेचर करके किसी और के नाम पर चले गए हैं, तो फिजिकल सिक्योरिटीज के साथ परचेस और सेल करने में बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ऐसे बैड डिलीवरीज होते रहते थे। किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्मेट की, ठीक है। और इसी डिसएडवांटेज को दूर किया गया, किसमें दूर किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड क्या है, डीमेटेरियलाइजेशन क्या है, इट मींस सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। सिक्योरिटीज को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपका जो सिक्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड किया होता है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ई वॉलेट का, इसको एकदम सिमिलर पैटर्न में लेकर के चलिए आप।
जैसे आप कैश को अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, है ना। 5,000 रुपीज आपके पर्स में रखा हुआ है, जहां पर भी आप शॉपिंग करने जाएं, आपको वॉलेट ओपन करना है, पैसे दे देना, ये क्या हो गया, फिजिकल फॉर्मेट हो गया। और अगर आप कोई ई वॉलेट यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेटीएम, अमेजॉन पे, फोन पे, ऐसे और भी जो ई वॉलेट है, वो अगर यूज करते हैं, उसमें भी आपने कुछ अमाउंट रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आप कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिक्योरिटीज को रखते हैं, इसे बोला जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है, डिपॉजिटरी सिस्टम। द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। इसका जो ट्रांसफर है और सेटलमेंट है, सेटलमेंट मतलब मैंने अगर सिक्योरिटी बाय किया है तो मेरे पास वो सिक्योरिटी आनी चाहिए, इट विल टेक टाइम, तो वो सेटलमेंट पीरियड रहता है। तो इसका जो भी ट्रांसफर है और सेटलमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, एज सिमिलर टू कैश। कैश जैसे मैंने आपको अमेजॉन पे से 5,000 रुपीज सेंड किया, तो यहां पर मेरे एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखाएगा, और आपके वहां पर जब रीच होगा तो आपको भी नोटिफिकेशन आएगा, एसएमएस आएगा कि आपका बैंक इतने अमाउंट से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ऐसे ही कुछ यहां पर डीमेट अकाउंट वर्क करता है। मैं शेयर सेल करूंगा तो मेरे यहां से वो चला जाएगा और आपके यहां पर आ जाएगा। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर, एनेबल ट्रांसफर, कलेक्ट डिविडेंड, बोनस शेयर एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। देखो जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, इतने सारे काम करता है शेयर होल्डर के लिए, मतलब आपके शेयर को हेल्ड करके रखता है। दूसरा, आपको ट्रांसफर करना है तो आप उसकी मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। आपको डिविडेंड कलेक्ट करना है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, अलग से उनको चेक भेजने की जरूरत नहीं कंपनी वाले को। आपको अगर बोनस शेयर मिलता है, फ्री शेयर मिलता है, वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके अकाउंट में, है ना। तो कितने सारे बेनिफिट है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस सिस्टम या पेपरलेस सिस्टम। क्या बोलेंगे, स्क्रिप्टलेस या पेपरलेस सिस्टम। गेटिंग इट एवरीवन, स्क्रिप्टलेस और पेपरलेस सिस्टम। In India, depository system was introduced by passing a Depository Act in 1996। तो देखो हमने 1996 में क्या पास किया, एक एक्ट पास किया, एक कानून पास कर दिया। अंडर दिस एक्ट, a competitive multi-depository system consisting of two depositories with NSDL and CDSL was set up। तो हमने NSDL और CDSL नाम के इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, ठीक है ना। ये NSDL CDSL क्या है, ये डिपॉजिटरी है। क्या है, डिपॉजिटरी मतलब मेन होल्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल जो मेन गवर्निंग बॉडी है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड को हैंडल करती है, वो दो है हमारे देश में, एक है NSDL और दूसरा है CDSL, ठीक है। NSDL का कुछ फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। और इसमें भी नेशनल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड या सिक्योरिटी लिमिटेड, ऐसा इसका कुछ फुल फॉर्म है, हम आगे देखेंगे इसको। इट विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिपॉजिटरी वाज सेट अप इन 1947 इन जर्मनी। देखो हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसी समय उसी साल में जर्मनी में पहला डिपॉजिटरी सिस्टम आ चुका था। तो जर्मनी हमसे कितना आगे, यस और नो। तो पहला, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, फर्स्ट डिपॉजिटरी सिस्टम कहां पर सेटअप हुआ था, जर्मनी में सेटअप हुआ था। कौन से ईयर में सेटअप हुआ था, 1947। तो मैंने क्या क्यों बताया है, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे पे है ताकि हमें याद रहे, है ना। तो इजीली वी कैन रिमेंबर कि 1947 में जर्मनी में सबसे फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम क्या आया, डिपॉजिटरी सिस्टम आया। अब एक कंपैरिजन, इसको समझने के लिए हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग से मैं भी क्या कर रहा हूं, आपको बैंक के साथ कंपेयर करा रहा हूं, ई वॉलेट के साथ में कंपेयर करा रहा हूं, तो सेम सिस्टम है। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्यों काम आता है और बैंकिंग सिस्टम से इसका क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों
एक दूसरे के एग्जाम्पल हैं। जस्ट लाइक देखो, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, इट कीप द मनी सेफ। आपको अगर अपने पैसे को सेफ रखना है तो आप कहां जाकर डिपॉजिट कर देते हो? बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हो, यस और नो? तो आपको लगता है यस माय अमाउंट इज सेफ, क्यों? क्योंकि वो बैंक में पड़ा हुआ है। सिमिलरली आप डिपॉजिटरी में क्या कर सकते हो? अपने सिक्योरिटीज को, अपने शेयर को, डिवेंचर को सेफ रख सकते हो। वहां जाकर के आप क्या कर देते हो? डिपॉजिट कर देते हो। बैंक क्या बता रहा है? फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर्स। आपको अपना एक अकाउंट नंबर मिलता है और आपके पैसे उस पर्टिकुलर अकाउंट में सेफ है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में सेफ है। ऐसे ही यहां पर आपको क्या मिलता है? डिपॉजिटरी में आपको मिलता है यूनिक आईडी, यूनिक आईडी। तो वहां पर आपके जो भी सिक्योरिटीज है वो क्या होते हैं? सेफ होते हैं, है ना? आपने वहां पर जमा कर दिया है। देर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ द मनी। मनी का फिजिकल हैंडलिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। किसी को पैसे देने हैं, आप चेक के थ्रू साइन करके दे सकते हैं, आप ई वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। तो आपके पैसे को यूज करने के लिए हमेशा आपको फिजिकली पैसे निकालने रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। देर आर अदर मोड्स, देर आर अदर फैसिलिटीज सो दैट यू कैन यूज इट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो नेट बैंकिंग का फैसिलिटी मैंने आप बताया, हमने पढ़ा हुआ भी है। आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस फैसिलिटी है। इसके थ्रू आप अपने पैसे को हैंडल कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे यहां पर भी डिपॉजिटरी में क्या करना है आपको? आपको फिजिकल हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। आपको अलॉटमेंट हो या ट्रांसफर करना हो, सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये एक फायदा मिलता है। लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट इज डन। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। और यहां पर भी आपको अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज है किसके बीच में? बैंकिंग सिस्टम और डिपॉजिटरी के बीच में। सिर्फ डिफरेंस क्या है? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज। यही डिफरेंस है। गेटिंग इट एवरीवन? बैंकिंग सिस्टम का को गवर्न कौन कर रहा है? बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करता है आरबीआई। और डिपॉजिटरी सिस्टम को गवर्न कौन कर रहा है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। अभी अभी हमने जो पढ़ा, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ओके? इन द डिपॉजिटरी सिस्टम द डिपॉजिटरी इज कस्टोडियन, कस्टोडियन रखवाला है ऑफ द सिक्योरिटीज। किसका कस्टोडियन है? उसकी कस्टडी में है सिक्योरिटीज। In the electronic form and the depository participant act as a link between the depository and the investor। और जो depository participant होता है जिसको हम बोलते हैं डीपी, शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन क्या है उसका? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये उसका एक एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एजेंट की तरह। गेटिंग इट एवरीवन? इस पॉइंट में, इस बात में, इस एक्सप्लेनेशन में if you have any shanka, ashanka, nishanka, dushanka, please let me know and accordingly we will go ahead. Now let me tell you a story. इस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे how this depository system works. So there is one person, his name is Mr. Gangadhar. मिस्टर गंगाधर शास्त्री, ठीक है? मिस्टर गंगाधर शास्त्री was cleaning his house. So this is मिस्टर गंगाधर शास्त्री, ठीक है? ये क्या कर रहे थे? ये अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और ड्यूरिंग क्लीनिंग इनको मिला एक शेयर सर्टिफिकेट।
क्या मिला इनको? ही रिसीव्ड अ शेयर सर्टिफिकेट। और ये शेयर सर्टिफिकेट पे उनको दिखाई दिया कि ये कौन से कंपनी का शेयर है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि उनको पता चला कि ये एमआरएफ जो कंपनी है उस कंपनी का शेयर है, ठीक है। और उसके ऊपर फेस वैल्यू जो लिखा हुआ है, हमें पता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा होता है? फेस वैल्यू, ठीक है। तो उस पे जो फेस वैल्यू लिखा हुआ है वो कितना है? 10 रुपीज। 1 शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर जब उनको पता चला तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 1000। कितने शेयर है उनके पास? 1000, बराबर है। तो टोटल फेस वैल्यू की मैं अगर बात करूं यहां पर, टोटल फेस वैल्यू, तो आप कैसे डिराइव करेंगे? 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, है ना। तो कितना हो गया अमाउंट? 10,000। मतलब इसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 10,000। गेटिंग इट? अच्छा, ये जो शेयर था ये इनके फादर का था। इनका था? फादर का, बराबर है। अब इनके डैडी, इनके डैडी हैं, इनका नाम है मिस्टर मायाधर। मायाधर शास्त्री, ठीक है। ये कौन है? मिस्टर मायाधर शास्त्री। ओके। अब ये जो मिस्टर मायाधर शास्त्री हैं, इनका डेथ हो गया। क्या हो गया? डेथ। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? लेट, लेट मिस्टर मायाधर शास्त्री, स्वर्गवासी। और इनके जाने के बाद ये जो इनका सन है, इनको क्या मिला? यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट मिला जो मायाधर शास्त्री के नाम का था। और उसमें उन्होंने देखा कि 1000 शेयर्स लिखा हुआ है और टोटल वैल्यू, मतलब मायाधर शास्त्री ने कितने फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया था? 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था। अब इनको लगा कि ये शेयर सर्टिफिकेट तो ठीक है, चलो मुझे मिला है, इसका पूछना चाहिए कि इसका क्या कर सकते, क्या इसको सेल करके पैसा आ सकता है। तो इन्होंने इसको सेल करने का ट्राई किया। तो सेल करने के लिए ये पहुंचे किसी के पास, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिले कि भाई मेरे को ये शेयर सर्टिफिकेट मिला है, मैं इसका क्या करूं, कैसे इसको सेल करूं। तो यहां पर बताया कि देखो ये जो फॉर्मेट है ना, इसको हम बोलते हैं पेपर फॉर्मेट, फिजिकल फॉर्मेट, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मेट हो गया? पेपर फॉर्मेट। लेकिन आजकल शेयर पेपर फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर होते नहीं है। आजकल शेयर
फिजिकल फॉर्मेट में ट्रांसफर होते नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला एक काम करो, आप चले जाओ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। किसके पास चले जाओ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो उसने बोला ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है क्या? कौन है ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? तो बोला ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इट्स लाइक अ बैंक। किसके जैसा है? बैंक के जैसा। ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वाले आपको मदद कर सकते हैं। अब जो मिस्टर गंगाधर है, मिस्टर गंगाधर ने क्या किया? वो गए किसके पास? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। उसको सारी कहानी बताई कि मेरे डैडी का डेथ हो गया है और मैं साफ सफाई कर रहा था और वहां पर मुझको एक शेयर सर्टिफिकेट मिला, उन्होंने दिखाया। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में जो भी कोई पर्सन है, उन्होंने देखा और उनको पता चला कि ये एमआरएफ कंपनी का शेयर है और उन्होंने आज का प्राइस निकाला। आज का प्राइस, यू विल बी शॉक्ड, वन शेयर ऑफ एमआरएफ कंपनी, उसका जो मार्केट प्राइस है इट इज 60,000 रुपीज। हाउ मच? 60,000 रुपीज। गेटिंग इट? तो पहले जो शेयर 10 रुपए का था, नाउ इट बिकेम वन शेयर इक्वल टू 60,000 रुपीज। अब क्या है? अब उन्होंने कैलकुलेट किया ये प्रॉपर्टी है कितने की। तो 1,000 शेयर इनके पास है इंटू 60,000, है ना? तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? ऐड करते जाओ जीरोस, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल कितने जीरोस हो गए? 6 करोड़ रुपीस हो गए। कितने हो गए? 6 करोड़ रुपीस। सोचो, जिसने वो परचेस किया, मिस्टर मायाधर शास्त्री, उसने कितने का परचेस किया? 10,000 रुपए का परचेस किया और आज उसका वैल्यू कितना हो गया? 6 करोड़ रुपीस। तो ये बहुत ही एस्टोनिश्ड थिंग हो गया कि इनको शेयर सर्टिफिकेट मिल गया। अब इसका करे क्या? मायाधर तो है नहीं, तो ये जो गंगाधर है, गंगाधर ने बोला कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब मैं मेरे नाम पे कैसे कर सकता हूँ? इसने बोला देखो, ये पहली बात तो ये पेपर फॉर्मेट में है। किसमें है? पेपर फॉर्मेट। तो आपको सबसे पहले क्या भरना पड़ेगा? आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, डीआरएफ क्या बोलते हैं जिसको? वी कॉल इट एज डीआरएफ। तो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है? उसने बोला पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हमारे पास आप क्या अकाउंट ओपन करो? डीमेट अकाउंट। अच्छा, डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, फिर क्या करना है? यहां से आपको मिलेगा एक यूनिक आईडी। क्या मिलेगा? यूनिक आईडी। जैसे बैंक में आपको अकाउंट नंबर मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिक आईडी। फिर ये जो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में आपको भरना है। ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट मतलब कार्बन कॉपी के जैसा होगा। तो इसके 3 फॉर्म आएंगे। कितने फॉर्म आएंगे? 3। ठीक है। तो एक कॉपी, इसकी जो एक कॉपी होगी ये हमारे पास दे, मतलब डीपी के पास रहेगी। दूसरी कॉपी आपको कंपनी में भेजनी है। ठीक है। और तीसरी कॉपी आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे दिया जाएगा। किसके तौर पे? एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपके प्रूफ के लिए रहेगा। तो ऐसे 3 फॉर्म में आपको क्या करना है?
उसको फिलअप करना है। अब इसने ऐसा ही किया, 3 फॉर्म में उसको भर दिया, ठीक है ना। तो जो एक कॉपी है वो किसके पास गई? कंपनी के पास। किसके पास गई? कंपनी के पास गई, ठीक है। तो ये कंपनी कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है एमआरएफ कंपनी। विच कंपनी? एमआरएफ कंपनी। ठीक है। तो एमआरएफ कंपनी में कौन है वहां पर? वहां पर है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर या रजिस्ट्रार टू ट्रांसफर, या वहां पर बैठा होगा सेक्रेटरी। कौन बैठा है? सेक्रेटरी। कहां की बात कर रहे हैं हम लोग? एमआरएफ कंपनी, ठीक है। तो ये जो एक फॉर्मेट था किसका? शेयर सर्टिफिकेट का और डीआरएफ फॉर्म का। दो चीजें थी ना, एक तो शेयर सर्टिफिकेट भी साथ में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये भी साथ में भेजना पड़ेगा, और जो डीआरएफ फॉर्म है ये भी भेजना पड़ेगा। तो दो चीजें चली गई किसके पास? कंपनी के पास। ओके। अभी जो कॉपी डीपी के पास था वो कॉपी भी चली जाएगी किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। यहां पर we can say this is depository, ठीक है। डिपॉजिटरी। तो एक कॉपी जो है वो किसके पास जाएगी? डिपॉजिटरी के पास चली जाएगी, यहां से यहां पर। अब क्या होगा? अभी जो पर्टिकुलर एमआरएफ कंपनी है, कौन सी कंपनी? एमआरएफ कंपनी। उसका सेक्रेटरी चेक करेगा कि क्या ये सर्टिफिकेट ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत पुराना है। वो लोग सिग्नेचर वगैरह मैच करेंगे, डिटेल चेक करेंगे, सब कुछ बराबर है क्या। और अगर सब कुछ बराबर रहा तो यहां पर ये इंटीमेट करेंगे डिपॉजिटरी को। किसको इंटीमेट करेंगे? डिपॉजिटरी को, ठीक है। और इनके यहाँ का जो शेयर होगा, इनके पास जो फिजिकल फॉर्मेट आया था उसको वो स्क्रैप कर देंगे, ठीक है ना। उसको मतलब नष्ट कर देंगे, और डिपॉजिटरी को बोला जाएगा नाउ यू कैन इश्यू ई फॉर्मेट, इशू ई फॉर्मेट। अभी डिपॉजिटरी के पास इनका डीमेट अकाउंट का नंबर है। किसका नंबर है? डीमेट अकाउंट का। तो डिपॉजिटरी क्या करेगा? डिपॉजिटरी यहां से इनके डीमेट अकाउंट में शेयर भेज देगा। कहां भेज देगा? डीमेट अकाउंट में शेयर भेज देगा। और फिर जो हमारा डीपी है, हमारा डीपी मिस्टर गंगाधर को बता देगा कि आपके अकाउंट में क्या आ चुका है? शेयर आ चुका है। अब आप चाहें तो शेयर को सेल कर सकते हैं, शेयर को सेल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे कंप्लीट होता है। तो हमने क्या देखा? इसके अंदर जो पर्टिकुलर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये एक मिडलमैन के जैसा काम कर रहा है, एजेंट के जैसा काम कर रहा है। किसका एजेंट है ये एजेंट है डिपॉजिटरी का। किसका एजेंट है? डिपॉजिटरी का। गेटिंग इट एवरीवन? आई होप इससे आपको पूरा सिचुएशन क्लियर हुआ है कि डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, शेयर का ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सारी बातें, ठीक है।
चलो हम लोग टेक्स्ट बुक में फिर से आगे बढ़ते हैं, व्हाट दे आर सेइंग। सो यहाँ पर देखिए बता दिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। तो ये दोनों के बीच में क्या है, लिंक का काम करता है, एक एजेंट का काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, फायदा क्या है? तो देखो फायदा क्या है, जो उसके हमने ऊपर जो डिसएडवांटेजेस देखे फिजिकल फॉर्मेट के, ये आपने जो 5 पॉइंट्स देखे ना, इसी को हमको रिवर्स कर देना है। ये जो इसके डिसएडवांटेज है उसी को अब किस में कन्वर्ट करना है, डिपॉजिटरी के एडवांटेजेस में। क्या इंपॉर्टेंस है? डिपॉजिटरी सिस्टम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट मतलब हम लोग स्टॉक मार्केट की जहां पर बात करते हैं, है ना, उसके सक्सेसफुल फंक्शनिंग में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। तो सबसे पहला, इट aims at eliminating huge volume of paperwork involved in the paper of script based system, ठीक है ना। तो आपका पेपर वर्क क्या हो जाता है, बहुत ही मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है। इसने एलिमिनेट कर दिया, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर वर्क होता था, पेपर को संभाल के रखना पड़ता था, ये इसमें से निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। ऑफर्स स्कोप फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग, पेपरलेस ट्रेडिंग का स्कोप देता है ये, ठीक है। बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पेपरलेस ट्रेडिंग में हेल्प करता है, स्कोप प्रोवाइड करता है। इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को हमको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर हैंडलिंग हो जाता है। ऑनलाइन आपका सारा का सारा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, शेयर्स पड़े हुए हैं, आपको उसको पर्टिकुलरली कोई फाइल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। It reduces the cost and effort involved in storage and handling of physical certificate। तो इसमें जो आपका कॉस्ट और एफर्ट जाता था उसको भी वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। ओके, तो क्या एडवांटेज है? सबसे पहला हमने वहां पर देखो रिस्क का पॉइंट देखा था, तो यहां पर क्या हो गया, रिस्क एलिमिनेट हो गया। रिस्क क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस्ट, थेफ्ट, मल्टीलेशन, बैड डिलीवरीज एटसेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। अब क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। नंबर 2, सेफ्टी, है ना, यहां पर क्या मिल रहा है आपको, सेफ्टी मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। वहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम था आपके साथ में, पॉइंट नंबर 2 क्या था, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, फिर डिले इन अलॉटमेंट, डिले इन ट्रांसफर और रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, है ना। और यहाँ पर वो डिसएडवांटेज था, और यहाँ पर क्या है, एडवांटेज। तो एडवांटेज में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप डिपॉजिटरी सिस्टम से जाते हैं देन यू आर मोर सेफ। इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज, बहुत ही सेफ मेथड है। The entire system functioning under the Depository Act and is monitored by SEBI। तो इसका मॉनिटरिंग कौन करता है, खुद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके लिए ज्यादा सेफ है। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टर्स कैन कीप हिज अकाउंट in a freeze or lock mode to avoid prevent unexpected debit or credit or both by giving instruction to the DP। तो आप चाहें तो अपने अकाउंट को लॉक कर सकते हैं, तो बिना आपकी अथॉरिटी के कोई भी परचेस सेल होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर अपने आप अकाउंट को आप फ्रीज कर सकते हैं, डीपी को बोल करके। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसफर तो इतना इजी हो गया है, सारे पेपर वर्क खत्म हो गए। पहले हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, अपना डिटेल, अपना सिग्नेचर, उसका डिटेल, ट्रांसफरी का डिटेल, उसका सिग्नेचर, ये करके हम सेंड करते थे कंपनी के पास। कंपनी फिर आपको 15 दिन में एक जवाब तलब करती थी कि क्या ये आप अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर बोर्ड मीटिंग होता था, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता था कि आप सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब सेल प्रोसीड होता था तो आपका नाम कैंसिल किया जाएगा, ट्रांसफरी का नाम लिखा जाएगा, फिर ट्रांसफरी के नाम पे शेयर ट्रांसफर किया जाएगा। इट टेक्स 1.5 मंथ, बट आज की तारीख में विद इन 2 मिनट्स आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर को परचेस सेल कर सकते हो। तो बहुत ही इजी कर दिया है इस ट्रांसफर को। एफर्ट्स इन filling transfer form and lodging the documents is eliminated। वो चीज ही एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया, आपको कोई फॉर्म भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। Also the stamp duty levied on the transfer of physical share is not applicable। देखो कितनी बड़ी बात है, पहले शेयर ट्रांसफर करना कॉस्टली हो जाता था, आपको बार बार स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता था। अब जब शेयर आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है।
जो ब्रोकर का कमीशन है सिर्फ उतना ही पे करना है, नॉट मोर देन दैट। और वो ब्रोकर का कमीशन भी बहुत ही सिली है, एक शेयर के पीछे 30 पैसा, 40 पैसा, 80 पैसा, इतना ही है ब्रोकर का कमीशन, उससे ज्यादा नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम in transfer of securities is reduced and neither the securities nor the cash is tied held up for unnecessarily long time। यहां पर टाइड अप की मतलब ब्लॉक अमाउंट नहीं होता, आपका अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, आपका शेयर का पैसा एक जगह फंसा हुआ है, आपने उसको बेचा और दूसरी जगह डाल दिया। इसके जैसा नहीं कि एक बार शेयर खरीद लिया तो 1 महीना लग जाएगा सारे प्रोसीजर में, आपका पैसा तब तक ब्लॉक हो जाता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। डिपॉजिटरी में विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ 2 days, 2 दिन में आपको आपका पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो जरा भी आपका अमाउंट ब्लॉक होता नहीं है, सिक्योरिटी का प्रोसेसिंग टाइम टू टाइम होते रहता है। नंबर 4, अपडेट एंड इंटीमेशन। आपको जो अपडेट है ऑनलाइन मिलता रहता है ना, जैसे देखो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ तो मैसेज आ जाता है, वैसा सब चीज इसमें अपडेट आपको ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू आते रहता है। द इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस of the holdings and transaction by DP and occasionally by the depository too। तो DP के थ्रू और डिपॉजिटरी के थ्रू टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। नंबर 5, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, है ना। क्या बताया यहाँ पर, डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज आर प्रेफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन। अगर आपने अपना शेयर डीमटेरियलाइज करके रखा है और आपको लोन लेना है तो बैंक वाले भी उसको प्रेफर करते हैं। बैंक वाले बोलते हैं ठीक है, आप अपना जो सिक्योरिटी है जो आपने डीमेट अकाउंट में रखा है उसको हमारे पास आप मॉर्गेज रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, तो उतना जो शेयर है वो फ्रीज हो जाएगा जितना आपने मॉर्गेज रखा हुआ है, आप उसका ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और बैंक वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे कि चलो उतना शेयर हमारे नाम पर क्या है, मॉर्गेज है, और उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू बनता है आपको लोन के रूप में दिया जाएगा। तो यहां पर क्या बता रहा है, आप लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज को रख सकते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, इसमें आपको कोई लॉट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले कैसा होता था, आपको लॉट्स में डीलिंग करनी पड़ती थी, मतलब सिंगल शेयर वगैरह में आप उतना डील नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। आपको सपोज कोई कंपनी का शेयर परचेस करना है और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, एक ही शेयर परचेस करना है, तो पहले वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। पहले अगर सपोज अभी मैंने बात किया जैसे रिलायंस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है, अब एक शेयर उसका 2500 रुपीज का है अगर, ठीक है ना, और आपके पास 5000 रुपीज है, तो आप कितने शेयर परचेस कर सकते हो, यू कैन परचेस ओनली 2 शेयर, है ना, 2 शेयर परचेस करेंगे तो आपका 5000 रुपीज हो गया। तो ऐसे जो सिंगल सिंगल शेयर है ना, पहले नहीं खरीद सकते थे, पहले वो बोलते थे कि आपको मिनिमम 50 परचेस करना पड़ेगा या 100 शेयर परचेस करना पड़ेगा, तो उसको बोलते थे लॉट्स में परचेस करना। किसमें परचेस करना, लॉट्स में। बट अभी ऐसा नहीं है, यू कैन इवन बाय अ सिंगल शेयर, एक शेयर परचेस करना है आप एक शेयर परचेस कर सकते हो, ठीक है। द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट्स स्टैंड अबॉलिश, तो ये जो लॉट वाला सिस्टम है वो निकाल दिया गया। द मार्केट लॉट इट्स 1 शेयर फॉर डिमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी, है ना, तो अब आप एक शेयर भी आपको परचेस करना है, यू कैन परचेस इट। नॉमिनेशन फैसिलिटी, अगर आपको किसी को नॉमिनी बनाना है, जैसे बैंक में बोलते हैं ना इन द केस ऑफ डेथ, तो ये पैसा किसका होगा, तो आप अपना वारिसदार नियुक्त करते हैं, तो इसमें भी आप अपना वारिसदार बना सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल द इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, सॉरी नॉमिनेशन फैसिलिटी, तो हर एक व्यक्ति अपने नॉमिनी को, वारिसदार को रख सकता है कि इन द केस ऑफ डेथ वो जो पर्टिकुलर डिपॉजिटरी है, वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किसके नाम पे होना चाहिए, शेयर किसके नाम पे जाना चाहिए, तो हम नॉमिनेशन कर सकते हैं। दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इफ द इवेंट ऑफ डेथ, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर, तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। फिर क्या होता है, उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसका जो सक्सेसर है उसको ज्यादा भागम भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से नॉमिनी में उसका नाम है, तो ऑटोमेटिकली वो जो डीमेट अकाउंट है उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर द डे, ऑटोमेटिक क्रेडिट। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट। जैसे आपको डिविडेंड मिल रहा है या आपको बोनस शेयर मिल रहा है, तो अलग से कंपनी आपको चेक नहीं भेजेगी, आपका डीमेट अकाउंट है, तुरंत आपका अमाउंट या आपका बोनस शेयर आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड डेबिटेड इन द केस ऑफ अ चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी विच इंपैक्ट्स द सिक्योरिटी। कंपनी ने कोई भी चेंज अपने यहां से किया, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन
इसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट एक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखें। Few example which can be termed as corporate actions are payment of the dividend, issue of bonus share, offering the right share, early redemption of the debenture, mergers and acquisition। ये सारा जो आपने देखा, इस केस में ऑटोमेटिकली आपके शेयर में चेंजेस, आपके अकाउंट में चेंजेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हैं, क्या पड़े हुए हैं? शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, यू हैव विप्रो कंपनी का शेयर। कौन सा कंपनी? विप्रो कंपनी का। कितना शेयर पड़ा हुआ है आपके पास? आपके पास 200 शेयर है। अब जो विप्रो कंपनी है, विप्रो कंपनी ने क्या बोला? विप्रो कंपनी इज अनाउंसिंग बोनस शेयर। क्या दे रही है? बोनस शेयर। ठीक है ना। अब ये बोनस शेयर कितना है? उन्होंने रेशियो दिया कि हम यहाँ पर बोनस दे रहे हैं 2:1 के रेशियो में। कौन सा रेशियो? 2:1। मतलब अगर आपके पास 2 शेयर है तो हम लोग 1 शेयर बोनस देंगे, है ना। तो 2 पे 1 तो 200 पे कितना? तो 200 शेयर अगर आपके पास है तो हम आपको और एक्स्ट्रा 100 शेयर्स देंगे। हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर। मतलब टोटल अब आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 300 शेयर, है ना। 200 पहले के और अभी का 100। तो ये जो 100 शेयर है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में चेंज हो जाएगा। पहले आपको 200 शेयर दिख रहे थे, अब कितने दिखेंगे? अब आपको 300 शेयर दिखेंगे। तो इसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे ही कंपनी अगर कोई डिविडेंड अनाउंस करती है, क्या अनाउंस करती है? डिविडेंड। तो डिविडेंड भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। गेटिंग इट? सो क्या क्या हमने आज सीखा? हमने इंट्रोडक्शन देखा। लेट अस चेक फ्रॉम द बिगिनिंग। वी हैव गॉन थ्रू रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। उसमें हमने देखा 2 मोड होते हैं शेयर को हैंडल करने की, एक फिजिकल मोड है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मोड है। फिजिकल मोड में बहुत सारे क्या है डिसएडवांटेजेस, जैसे उसमें होता है रिस्क। रिस्क किसका? लॉस होने का, डैमेज होने का, फटने का, चोरी होने का, मिसप्लेस होने का, है ना, ट्रांजिट में घूम जाने का। फिर डुप्लीकेट, अगर आपका वो गुम हो गया तो डुप्लीकेट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। फिर ट्रांसफर करने में, परचेस करने में बहुत डिले हो जाता है। फिर रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, है ना, कभी कभी रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता नहीं है। फिर हमने एक कंपैरिजन किया कि बैंकिंग सिस्टम और डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या समानताएं हैं, है ना। तो जितना सेफ पैसा हमारे अकाउंट में है उतना ही सेफ सिक्योरिटीज हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में है। तो क्या फायदा है इसका? सबसे पहला तो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा जो पेपर वर्क है वो निकल गया। आज उसको हम पेपरलेस ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ द स्टोरेज। आपको स्टोरेज करने के लिए, है ना, कोई स्पेस की इतनी जरूरत नहीं है। और इसका कॉस्ट इसकी वजह से क्या हो गया है? बहुत ही कम हो गया है। कम एफर्ट के साथ आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फायदा क्या है? बेनिफिट क्या है? तो रिस्क उसमें से निकल गया, सेफ्टी होती है, ट्रांसफर बहुत ही इजी हो गया है और कॉस्टलेस हो गया, बहुत ही कम कॉस्ट लगता है। आपको सारे के सारे अपडेट्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के कहां से मिलते रहते हैं? डिपॉजिटरी की तरफ से और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट में आपको लोन भी मिल सकता है, आप मॉर्गेज रख सकते हैं। लॉट्स में डील करने की जरूरत नहीं है, अब आप उसको फ्रैक्शंस में भी डील कर सकते हैं। इवन 1 नंबर ऑफ शेयर है वो भी आप परचेस कर सकते हो। आप अपने लिए कोई वारिसदार भी नियुक्त कर सकते हो और बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो कंपनी की तरफ से चेंजेस है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में चेंज प्रोवाइड कर देते हैं। तो आई होप टुडेज लेक्चर इज वर्थ। आज हमने बहुत कुछ सीखा डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, इसके लिए शुक्रिया। बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।